तो आज के जो क्लास होगा इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और यह क्वेश्चन एक ऐसा सीरीज हम तैयार करके आपके सामने रख रहे हैं जिसमें से निश्चित रूप से आपको 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछने जा रहा है जिसमें से 50 का जवाब देना है। तो इसमें से तकरीबन हमको लग रहा है कि 20 या 22 क्वेश्चन इसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में रहेगा। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अच्छी ढंग से देखना है, आंसर आपको याद कर लेना होगा। आंसर समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो रट्टा भी मारकर आपको एग्जाम तक ले चलना पड़ेगा। तो चलिए पहला जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता है यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन 16, 18 और 21 में पूछा हुआ। देखिए ये क्वेश्चन देखा जाए तो 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को रिपीट बोर्ड में करता रहता है एग्जाम में। अब हम बातें करेंगे कि जो प्राप्ति और भुगतान खाता है वो कौन से खाता। देखिए याद रखना होगा प्राप्ति और भुगतान जो खाता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट वो रियल अकाउंट होता है, इसलिए इसमें पर्सनल वाला ऑप्शन जो दिया है ये नहीं हो सकता है, नॉमिनल नहीं हो सकता है और इसमें सिर्फ रियल अकाउंट होगा। तो यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा। अब बातें करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में आय व्यय खाता इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 15 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह सारे क्वेश्चन के साइड में जो लिखा गया इसका मतलब कि एग्जाम में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। आय व्यय खाता इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्या होता है। देखिए इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है नाम मात्र खाता होता है, जबकि रिसिप्ट और पेमेंट रियल अकाउंट में आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि इसका जो ऑप्शन होगा इन नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट के रूप में देखा जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए वसीयत को क्या मानते कि वसीयत होता है क्या व्यापार में। इन नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वसीयत को लेजेसी इंग्लिश में बोला जाता है। लेजेसी को क्या कहता है, जैसे कोई अपना धन किसी को दे देता है ना, तो देता है तो वह वसीयतनामा के मार्फत से बनाकर किसी को सौंपता है, तो उसको सौंपना बोला जाता है। इसलिए एक तरह के लायबिलिटी के रूप में दर्जा दिया जाता है। वसीयत को हम लोग लेजेसी को लायबिलिटी मानते हैं और यह बैलेंस शीट में जाता है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, बाकी चीज़ें इसमें से नहीं हो सकता। गैर व्यापारिक संगठन का आजीवन शुल्क माना जाता है। लाइफ मेंबर फी इज नॉन, देखिए मैंने कह रहा है कि जो गैर व्यापारिक संगठन है आजीवन शुल्क लाइफ मेंबर फी क्या होता है। देखिए ऐसे सवाल में अगर कुछ स्पेशल कोटेशन नहीं होता तो प्राइमरी रूप में फर्स्ट लेवल में फर्स्ट टाइम में इसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। इसको कैपिटल रिसिप्ट मानकर काम करते हैं। तो जो इसका पहला ऑप्शन है कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, चूँकि यह लाइफ इंश्योरेंस बैलेंस शीट के भाग होता है लाइफ मेंबरशिप, तो इसलिए पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य दो का भुगतान क्या कह रहा है कि फॉर ए नॉन प्रॉफिट कर्नल और हारमोनियम पेड, तो यह एक तरह का एक्सपेंस होता है, हारमोनियम एक्सपेंस होता है, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पेमेंट होगा वो हारमोनियम एक्सपेंस हो, इसलिए सी इसका ऑप्शन होगा। यदि स्पष्टताएं कुछ नहीं दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जा सकता है कि सवाल में किसी तरह का चर्चा परिचर्चा नहीं किया हो कि भाई जो इंट्रांस फी है उसको क्या माना जाए, तो वैसे दशा में आयगत मानिएगा, रिव्यू इनकम मानिएगा। हाँ किसी सवाल में लिख देता है कि ये आयगत को आधा आय समझा जाए आधा लायबिलिटी समझा जाए तो वो स्पेशल कोटेशन है, लेकिन नॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट दिया है कुछ नहीं इंटरेस्ट दिया है तो ऐसे केसेज में आपको क्या करना होगा, रिव्यू इनकम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट में व्यय पर आय की अधिकतम को क्या कहें, एक्सपेंस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, जस्ट एक सरप्लस बोलते हैं, थोड़ा सा ही फ्रेश नहीं आप देख सकते हैं, मतलब बैलेंस जो आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो एक्सपेंस ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो और इनकम ज़्यादा हो तो वहाँ आंसर आता है सरप्लस का कर। चलिए लाभ न कमाने के लिए लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था तैयार करती है, क्या करती है, वैसे संस्था वैसे फर्म जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है वैसे संस्था का क्या बनाते हैं, तो ऐसे संस्था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ऑप्शन देखिए लाभ न कमाने वाला संस्था ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकती है, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट नहीं बना सकती है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट होगा। 9 नंबर निम्न में से कौन सी मत प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएगा। अब देखिए आइटम दिया है, ऐसा कोई जरूरी कि सवाल सेम होता, आइटम दिया, आइटम के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन से आपके जा रहा है। तुम निम्न में से कौन सी मत प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएंगे, तो प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएंगे। देखिए प्राप्ति और भुगतान खाते रिसिप्ट पेमेंट पे, तो रिसिप्ट पेमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है नहीं जाएगा,
डिप्रिसिएशन नहीं जाता है, लाइफ मेंबरशिप ही जाता है, एक्यूरेट सब्सक्रिप्शन नहीं जाता, नहीं, यानी आपको ये वाला लाइफ मेंबरशिप ही आपको जाएगा। चलिए, आजीवन सदस्यता शुल्क कहाँ दिखाया जाता है? देखिए, एक सवाल फिर रिपीट किया है। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है स्थिति विवरण के दायित्व मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। याद रखेंगे, लाइफ मेंबरशिप ही को कहाँ शो करते हैं? तो लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। प्राप्ति और भुगतान खाता समानता क्या दर्शाता? देखिए, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में जब कम बेस होता है तो उसमें ज़्यादा कर कैश बैलेंस दर्शाता है। इसमें देखिए, ये जो कह रहा है एक नंबर ऑप्शन में, तो ये सरप्लस नहीं, ये तो सरप्लस और डिफेंसिव होता है, इनकम एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे, उसके जो भी कम बेस आता है उसको कैश बैलेंस के नाम से जनाया जाता है, कैपिटल फंड से भी नहीं जनाएंगे, नेट लॉस से भी नहीं जनाए जाते, इनका कैश बैलेंस के नाम से हम लोग जनाएंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय नॉन क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापारिक संस्था द्वारा नहीं जी, व्यापारिक संस्था फाइल अकाउंट तैयार करती है। गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, यानी नॉन क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन कौन तैयार? गैर व्यापारिक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर चंदे दिखाए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शो इन, मतलब राइटर कह रहा है कि अदर चंदे को कहाँ दिखाया जाता है? तो अदर चंदे को संपत्ति भाग में दिखाया जाता है, यानी आपको इसका देखिएगा, आउटस्टैंडिंग चंदा को हम लोग हटवा देते हैं एक इनकम एक्सपेंडिचर साइड में और समांतर जाकर दिखाते हैं एसेट साइड में। 14 नंबर, निम्न में से कौन से अलाभकारी संस्था है? निम्न में से कौन से अलाभकारी संस्था? देखिए, इस सवाल बदलता रहता है। अलाभकारी नहीं कमाने वाला, तो सवाल पढ़ेंगे। टाटा स्टील तो भाई लाभ कमाने के लिए खुला है, ये तो लाभ कमाने के लिए खुला है, इसलिए इसमें सोचने की जरूरत नहीं। एयर इंडिया लाभ कमाने के लिए खुला है, जे टेबल लाभ कमाने के। बिहार अकादमी परिषद जो है मानव कल्याण के लिए खोला गया, इसलिए लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, तो बिहार अकादमी परिषद। प्राप्ति और भुगतान खाता है, प्राप्ति और भुगतान खाता है, क्या है? प्राप्ति और भुगतान खाता क्या? स्थिति विवरण, रोकड़ विवरण है। प्राप्ति और भुगतान खाता कैश स्टेटमेंट है। चूंकि आपको पढ़ाए हैं कि रिसीव पेमेंट के जो कैश आते हैं या कैश जाते हैं वो रिसीव पेमेंट में दिखा जाता है, इसलिए कैश स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। आय का व्यय पर अधिक क्या कह रहा था? देखिए, ये सवाल अभी हम लोग को मिला था। एक्सेस द इनकम ऑफ द ओवर ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको सरप्लस हम लोग कहते हैं। ये सवाल हम लोग बनाते हैं जब रिसीव पेमेंट, तो देखिएगा गौर से, वहाँ पर आपको इस तरह का पॉइंटेड मिलता है। एक क्लब क्रिकेट मैच के प्राप्त चंदे को मान सकता है रिव्यू रिसिप्ट, रिसीव यानी आमदनी मान सकता है, आयगत मान सकता है, आयगत प्राप्ति मान सकता है। चलिए, विशेष दान स्पेशल डोनेशन को क्या माना जा सकता है? 15 में पूछा है और 19 में पूछा है। स्पेशल डोनेशन का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल वर्क के लिए, कुछ स्पेशल डिजाइन के लिए, कुछ स्पेशल टारगेट करके कोई डोनेशन देता है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो कलम है वो कभी कभी लुप्त हो जा रहा है, चूँकि डिजिटल कलम है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आय व्यय खाता समांतर दिखाया जाता है। आय व्यय खाता समांतर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जनरली क्या आंसर निकल के आता है? राइटर फिर कि आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये चीज निकल सकता है, सरप्लस एंड डिफिसिट, इसका ए नंबर ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट है। सरप्लस एंड डिफिसिट, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, गौर से देखेंगे। निम्न में से कौन से अलाभकारी संगठन नहीं है? निम्न में से कौन से अलाभकारी संगठन नहीं है? अलाभकारी संगठन नहीं है, फिर पूछा है मतलब अलाभकारी संगठन, तो देखिए स्कूल जो होता है वो अलाभकारी संगठन होता है, अस्पताल अलाभकारी संगठन होता है, क्लब अलाभकारी संगठन होता है, लेकिन साझेदारी जो होता है वो लाभ कमाने के लिए होता है, इसलिए अलाभकारी संगठन में नहीं इसको रख सकते हैं। आय व्यय खाते में लिखा जाता है। आय व्यय खाते में क्या लिखा जाता है? सभी नकदी और प्राप्त भुगतान, जी हाँ एकदम, सभी नकदी और प्राप्त भुगतान को लिखा जाता है। सभी उधार प्राप्तियों को लिखा है। सभी उधार मिल जा रहा तो लिखिए सभी नकदी उधार को लिखा जाता है। इनमें से को देखिए, अब थोड़ा सा सवाल लेंगे हम। आय व्यय ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट था, सॉरी रिसिप्ट, ये कोई नहीं डिस्प्ले होता है। इनकम एक्सपेंडिचर सब तरह किस तरह का डिस्प्ले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पूछ रहा है। तो रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते में कोई अंतर
नहीं है। देखिए अंतर तो है। प्राप्ति और भुगतान खाते रोकड़ खाते तैयार किए जाते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाते और रोकड़ वही के बात है, ये तो नहीं संभव। प्राप्ति और भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था, देखिए ये सही है। प्राप्ति और भुगतान खाता जो तैयार होता है ये गैर व्यापारिक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ व्यापारिक संस्था द्वारा किया जाता है, इसलिए बहुत अंतर है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। सचिव के मानदेय का भुगतान है। सचिव के मानदेय का भुगतान है। सचिव का मानदेय का भुगतान है। पूछ रहा है कि सचिव के मानदेय का भुगतान है। पूंजीगत प्राप्त, पूंजीगत देखिए आयगत व्यय, रिव्यू एक्सपेंडिचर, देखिए जो सचिव होता है उसका जो पेमेंट किया जाता है वो आयगत व्यय माना जाता है। 24 नंबर, पुरस्कार कोष से संबंधित, पुरस्कार कोष से संबंधित व्यय दिखाया जाता है। पुरस्कार कोष से संबंधित व्यय चिट्ठी को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। जब कोई स्पेशल भाई टूर्नामेंट के लिए पैसा मिला तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा।